अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, और आज मैं एक और अहम मौज़ू के ऊपर आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा। ये चीज़ चूँकि आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ये हम शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में और कभी-कभी बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स में भी ये चीज़ देखते हैं। होता ये है कि ये दोनों अमराज़ जो है ना, ये काफ़ी शिद्दत वाले अमराज़ हैं ज़हनी, और इसमें अक्सर एक मसला जो कि फैमिलीज़ को दरपेश होता है कि जी पेशेंट दवाई नहीं खा रहा। तो ये जो इशू आता है कि पेशेंट में अलामात हैं लेकिन पेशेंट दवाई नहीं ले रहा, तो उसके लिए अब क्या किया जाए? इसके लिए अक्सर पेशेंट्स परेशान होते हैं, और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि इन चीज़ों के बारे में खुल के बात की जाए। पहली बात तो ये है कि दवाई जब पेशेंट नहीं लेता तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक वजह ये हो सकती है कि पेशेंट को इस बात का अदारक ना हो कि ये दवाई उसने रेगुलरली लंबे अरसे के लिए लेनी है। उसका ख़्याल हो कि ख़ास अरसे तक इलाज हो गया है और उसके बाद दवाई की शायद ज़रूरत नहीं है। ये एक वजह हो सकती है कि उसको प्रॉपर मालूमात ना हो। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि दवाई के साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हों। जैसे मिसाल के तौर पर मरीज़ दवाई ले रहा है लेकिन साथ उसका वज़न बढ़ रहा है, या एक बंदा दवाई ले रहा है और साथ उसकी जो जिनसी ज़िंदगी है वो मुतासिर हो रही है किसी साइड इफ़ेक्ट की वजह से। अब वो बता नहीं पा रहा लेकिन वो चोरी छुपे दवाई जो है वो छोड़ देता है। तो ये चीज़ें असेस करना भी ज़रूरी है ताकि हमें पहले पता चले कि पेशेंट की दवाई ना लेने की क्या क्या वजूहात है। कुछ लोग दवाई इस वजह से नहीं ले पाते कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, कीमत ज़्यादा है दवाई की। कुछ लोगों को नुस्खे की सही समझ नहीं आती कि डॉक्टर ने दवाई किस किस तरतीब से लिखी है। तो ये मुख्तलिफ़ वजूहात हैं जिनका तयन जो है डॉक्टर जब मरीज़ से बात करता है, फैमिली से बात करता है, तो उसके बाद वो कर सकता है कि एग्जैक्ट वजह क्या है। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह इन अमराज में दवाई ना लेने की होती है लैक ऑफ इंसाइट। लैक ऑफ इंसाइट से मुराद ये है कि ये वो बीमारियां हैं शिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर में भी कुछ कंडीशंस में ऐसे हो जाता है जिसमें मरीज़ को ये अदारुक ही नहीं रहता कि मुझे दवाई की कोई ज़रूरत है। वो ये समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि कभी कभार उसको ये लगता है कि इन दवाइयों के ज़रिए से उसको नुकसान पहुँचाने की कोई कोशिश हो रही है। तो वो सख्ती के साथ उन दवाइयों से मना कर देता है और कहता है कि मैंने दवाई नहीं ली। अब ये पेशेंट्स जो है ना, ये फैमिली के लिए बड़े चैलेंजिंग होते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब वो कुछ दिन दवाई नहीं लेते तो अलामात मज़ीद बढ़ जाती हैं और फैमिली के लिए उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वो की जा सकती हैं। एक बात तो ये कि जो हमारी मेडिकेशंस है, साइकाइट्रिक मेडिकेशंस, उनको आप पीस के खाने में मिला के दे सकते हैं। तो अगर आप दवाई को पीस के खाने में मिक्स करके दे देंगे तो अक्सर इस तरह से घर वाले वो दवाई जो है वो कामयाबी के साथ दे पाते हैं। इसमें एक थोड़ा सा ख़्याल भी रखना चाहिए कि खाना अगर बहुत गर्म हो तो उसमें मॉलिक्यूल जो दवाई का है वो ज़ाया हो सकता है। अदरवाइज़ दवाई में मिक्स आप खाने में गोली को पीस के मिक्स कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ज़ाहिर है कि बहुत सारे पेशेंट्स बड़े क्लेवर होते हैं, वो देख लेते हैं कि दवाई कोई चीज़ अंदर मिली हुई है और वो नहीं लेते। अब उनके लिए क्या किया जाए? तो उनके लिए एक अच्छा तरीका ये है कि कुछ एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ ऐसी हैं जो ख़ास तौर पर ऐसे ही मरीज़ों के लिए बनाई गई हैं, और उन दवाइयों का फ़ायदा क्या है कि वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, और यानी कि शरबत की फॉर्म में होती हैं, और वो किसी भी चीज़ में आप मिक्स कर सकते हैं। उसका कोई जायका नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, तो मरीज़ चाहे क्लेवर भी हो उसको पता नहीं चलता कि मेरे खाने के अंदर जो है दवाई मिक्स करके दी जा रही है। तो वो दवाइयाँ जैसे रिस्पेरिडॉन, हैलोपेरिडॉल, वो डॉक्टर जब चेक करेगा और उसको लगेगा कि इस पेशेंट के लिए ये वाली मौजू है तो वो आपको लिख देगा। इसमें भी एहतियात यही है कि बाकी हर चीज़ में आप दवाई मिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गर्म लिक्विड अगर होगा, जिस तरह गर्म चाय है या कोई गर्म चीज़ है, उसमें दवाई ना दें, वरना वो मॉलिक्यूल ज़ाया हो जाएगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। ये कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में। इसके अलावा एक और बात कि ये जो पेशेंट्स होते हैं जिसमें आपको ये लगे कि ये दवाई जो है ये ले तो लेता है लेकिन शायद दवाई फेंक देता है बाद में चोरी छुपे, तो इसमें एक हम ये कहते हैं कि
اس کو ہم 20 منٹس رول کہتے ہیں کہ اگر آپ پیشنٹ کو دوائی دیں، خاص طور پر ایسے پیشنٹ کو جس میں آپ کو لگے کہ یہ دوائی پھینکنے کا خدشہ ہے، تو 20 منٹ آپ پیشنٹ کے ساتھ رہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم اتنی دیر تک ہی بندہ اپنی منہ میں دوائی رکھ سکتا ہے. ادروائز یہ کہ وہ اگر آپ 20 منٹ پیشنٹ کو آبزرویشن میں رکھیں گے تو وہ دوائی جو ہے وہ اپنی لے لے گا. اچھا، اس کے علاوہ کچھ فیملیز ہمیں یہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے، ہم پانی میں مکس کر کے دوائی دیتے ہیں، یا یہ لیکوڈ فارم والی دوائی پانی میں مکس کر کے یا اور چیزوں میں مکس کر کے دیتے ہیں، لیکن اب پیشنٹ کیونکہ اکثر جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا، یا مطلب پیشنٹ ایسی کنڈیشن ہے کہ یہ بھی دینا ہمارے لیے مشکل ہو گیا، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسے انجیکشنز ہوتے ہیں جس کو ہم ڈیپو اینٹی سائیکوٹکس کہتے ہیں. ڈیپو اینٹی سائیکوٹکس سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ ٹیکے ہیں جو کمر کے پٹھوں میں لگتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس ٹیکے کا کہ یہ جو اس ٹیکے کے اندر دوائی ہوتی ہے وہ ایک دم سے ساری ریلیز نہیں ہوتی، بلکہ وہ دوائی جو ہے وہ پٹھے کے اندر رہتی ہے اور روزانہ اس کی تھوڑی تھوڑی مقدار ریلیز ہوتی رہتی ہے، جس طرح ایک ڈیپو ہوتا ہے کسی چیز کا. تو وہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ وہ دے دی دوائی، تو اگلے 15 دن کے لیے، یا کچھ ٹیکے ہوتے ہیں جو مہینے کے لیے، اس میں سے دوائی ریلیز ہوتی رہے گی. تو ویڈیو اچھی لگے تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور مجھے آگاہ کرتے رہیے گا کہ آپ اور کن کن موضوعات کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے بارے میں ویڈیو بنا سکوں. بہت شکریہ.